हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन? तो 10th के बच्चे रेडी हैं चैप्टर 1 एनसीईआरटी का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टडी करने के लिए। तो बच्चों, इस चैप्टर का ये 3rd वीडियो है अपन लोगों का, और मैं इसके 2 वीडियो आप लोग के लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो दोनों वीडियो इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, तभी ये 3rd वीडियो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मीन्स मैंने आपको बता दिया कि वीडियो नंबर 2 में मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया था। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा था, तो हम वो 5 जो टोटल 5 रिएक्शन हम लोग को स्टडी करना था वो हम लोग नहीं कर पाए थे। सिर्फ 3 रिएक्शन ही हम लोगों ने किया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज जो रिमेनिंग 2 रिएक्शन है बच्चों, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग 2 रिएक्शन हमारी कौन सी रह गई बच्चों? तो वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने समझ लिया होगा। आई होप कि तीनों ही रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या याद किया था कि जो भी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है वो लेस रिएक्टिव स्पीशीज़ को उसके आयन से सेपरेट कर देती है, खुद उसकी जगह पे ले लेती है ना, ऐसा हमने किया था। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर 2 चीज़ें एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगी। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि इसमें 2 डिफरेंट सॉल्ट जो कि वाटर सॉल्युबल होने चाहिए वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में? 2 डिफरेंट सॉल्ट्स की रिएक्शंस है जो कि वाटर में सॉल्युबल होनी चाहिए, और ये सॉल्ट्स अपने अपने आयंस को, नेगेटिव आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए आयंस कहाँ से आ गए। तो एक्चुअली में होता क्या है बच्चों कि जो सॉल्ट होता है, कोई भी सॉल्ट होता है, वो 2 पार्ट से आप लोगों का बना होता है। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव और दूसरा होता है बच्चों निगेटिव। जैसे कि हम लोग बात करें सबसे कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट हम लोग क्या होता है, दिस इज NaCl। अब ये कैसे फॉर्म हुआ? तो इसमें क्या होता है बच्चों कि सोडियम जो कि मेटल है, मेटल ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्यों होते हैं? तो मैंने आपको कार्बन केमिस्ट्री में बता दिया है कि मेटल्स ईजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्टेबल होना है। स्टेबल होना है मतलब उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने वैलेंस शेल का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो जिन्होंने भी कार्बन केमिस्ट्री वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है उस चैप्टर का, तो आप उसको समझ लो, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये एक्चुअली में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव बना दिया। अब यहाँ पे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों आया बच्चों? क्योंकि हमको पता है कि किसी भी एटम में जब वो न्यूट्रल है, जब उसने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे सोडियम की बात करूँ मैं, तो सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 11 ही क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन। तो एक्चुअली में लूज और गेन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसने भी नहीं देखा है तो आप वो मेरा वीडियो देख लो कार्बन वाला, तो कार्बन केमिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि ये है न्यूक्लियस एटम का, ये एटम का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं बच्चों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ से इतने अंदर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके इस तरह के ऑर्बिट में क्या हो रहे हैं, इस तरह से ये घूम रहे हैं चारों तरफ, है ना। तो जो इसकी लास्ट या वैलेंस शेल होती है बच्चों, वहाँ से ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट जो होता है इसका वो वैलेंस शेल का होता है, और वैलेंस शेल में उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तब वो क्या होता है? स्टेबल होता है। तो जैसे ही सोडियम का 11 होता है बच्चों, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और ये इसकी लास्ट सेल बच्चों जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये सेल ही इसकी वैलेंस सेल होती है। और इस वैलेंस सेल में इसको क्या करना है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। तो इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने की नीड है, 7 इलेक्ट्रॉन की। तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। जो ये लूज और गेनिंग होती है ना, मैक्सिमम कितनी अपने आप अगर अच्छे से खुशी खुशी हो रही है तो वो 3 तक की होगी, 3 से ज़्यादा की नहीं होगी। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जैसे ही लूज करेगा तो ये सेल ही खत्म हो जाएगी, ये सेल ही नहीं रहेगी। अब इसकी वैलेंस सेल नंबर 2 हो गई, 1 है ये 2, थर्ड वाली जो है वो तो हट गई। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा होगा आपको, 8 है ना, तो ये स्टेबल हो गया। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो लूज किया तो इसके पास अभी देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया, जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस नेगेटिव चार्ज से 1 ज़्यादा हो गया। तो Na के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना बच्चों, ये इसलिए आया क्योंकि ये शो कर रहा है कि भाई मुझ में मतलब किसमें, सोडियम में, सोडियम में एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो इक्वल थे, स्टेबिलिटी के कारण इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से क्या हो गया, कम। तो वही ये शो कर रहा है यहाँ पॉजिटिव, ये इसलिए हुआ क्योंकि एक प्रोटॉन ज़्यादा। जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन देगा ना बच्चों, जैसे कि सपोज मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में जो थर्ड सेल होती है उसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 12 होता है, 2 8 एंड 2। तो अब इसको अगर स्टेबल होना है तो क्या करना होगा, इसको भी कोई नहीं देने वाला। कितने की नीड है, 6 की। तो 6 तो मैंने क्या बोला, 3 तक का होता है इजीली लूज गेन, है ना, फिर तो वो ज़बरदस्ती वाली बात होगी। तो यहाँ इतना ज़्यादा कोई नहीं देगा, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही ज़्यादा इजी समझेगा। तो ये जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम थे, कितने कितने थे, 12, लेकिन अभी इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, अपने लूज किए स्टेबल होने के लिए। तो इसके पास बच्चे 10, कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो अभी इसके ऊपर हम कितना चार्ज लगाएंगे, पॉजिटिव 2 + 2 शो कर रहा है कि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब उसमें 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज कब और किस केस में आते, क्लियर हो रहा है बच्चों, जब कोई भी अपना जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबिलिटी के लिए लूज कर रहा है। जितने कर रहा है, सोडियम ने 1 किया तो एक पॉजिटिव आया, उसके ऊपर +1 आया। मैग्नीशियम ने 2 किया तो उसके ऊपर +2 आया। एल्युमिनियम की बात करो, एल्युमिनियम बना के चलो देख लो आप लोग, 13 होता है तो वो कितना लूज करेगा, 3। तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होगा बच्चों, +3। तो ये +3 +2 +1 कहाँ से आता है, ये क्लियर हो गया। और जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना, अब ये आयंस बन गए। क्या बन गए, आयंस। न्यूट्रल एटम था हमारा सोडियम, स्टेबिलिटी के लिए उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वो बन गया आयन। कौन सा आयन, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं कैट आयन। कौन सा आयन बच्चों, कैट आयन। ये हमारा हो गया कैट आयन। वैसे ही क्लोरीन की बात मैं करूं तो क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, ठीक है, क्लोरीन 17 होता है बच्चों। तो लास्ट में आप देखोगे, बनाकर देखो उसको, 2 8 8, लास्ट में आ रहा है आपका 7 आएगा। फर्स्ट सेल में 2 8 एंड 7, तो वैलेंस सेल में 7 है, तो इसको कितने की नीड है बच्चों, स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, ओनली वन है ना। आप बना के देख लो एटम का स्ट्रक्चर, चलो मैं यहीं पे बताती हूँ। 2 8 एंड 7 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेस है। एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो ये जो हमारा क्लोरीन है बच्चों स्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले लेता है, तो जैसे ही लेगा बच्चों तो देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। अभी क्लोरीन के पास, अभी स्टार्टिंग में जब इसने कोई गेनिंग नहीं की हुई है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप देखो तो इट इज़ 17 एंड 17। बट अभी क्या हुआ, जब इसको स्टेबल होना था, 7 से 8 करना था, इसने ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी से लिया मतलब ऐड कर दो,
ऐड कर दो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 18 हो गया और जो हमारा प्रोटॉन है वो तो 17 ही रह गया। मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज इंक्रीज किया, यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया बच्चों। और नेगेटिव चार्ज कितना इंक्रीज, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18 माइनस 70 कितना आएगा, -18 + 17। तो आप देखोगे -1 वो -1 हम यहाँ लगाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, क्लियर हो गया आप लोग को। आप देख सकते हो, ऑक्सीजन की बात मैं करूँ, ऑक्सीजन के ऊपर आपने चार्ज देखा होगा -2 होता है। तो -2 ही क्यों होता है, इसके ऊपर -1 क्यों हुआ, ये समझ में आया क्योंकि वैलेंस शेल में कितने थे, 7 थे। क्या आ रहा था 17 के लिए, 2, 8 एंड 7 +1 करो 8 कंप्लीट है ना, स्टेबल हो गया। All are want to become stable, that's why they gain or lose their electron in valence shell। तो यहाँ पे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया बच्चों, स्टेबिलिटी के लिए। ऑक्सीजन ने भी शायद यही किया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ रहा है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। वाई, ये भी स्टेबल होना चाहता है। चलो देखते हैं ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 8 को हम देखते हैं यहाँ पे फिल करके, 8 को देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, है ना, टाइम बचेगा अपना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे देखो बच्चों, जो वैलेंस शेल है इसकी शेल नंबर 2, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। 2 और 6 कितने की नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 की। तो 2 की है तो हम लोग यहाँ पे 2 ऐड करेंगे और हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो अपने ऑक्टेट को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई इसके ऊपर -2 होता है, कभी भी -1 नहीं, -2 होगा स्टेबल। तो ये कौन सा आयन फॉर्म कर रहा है बच्चों, तो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव आयन, या फिर हम बोलेंगे बच्चों एन आयन। क्या बोलेंगे, एन आयन। ओके, तो ये आयंस का जो स्टोरी था वो अभी आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आयंस कैसे आ रहे हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से आ जाता है। तो इस तरह से एक मेटल मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नन मेटल इतने अच्छे से आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड वाले जितने भी सॉल्ट होते हैं दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल। तो ये वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इस तरह के सॉल्ट की ही हमको नीड है। अगर इस तरह का कोई सॉल्ट हमको मिल रहा है 2 डिफरेंट, जैसे कि मैं बात करूं बेरियम सल्फेट, दिस इज ऑल्सो बेरियम क्लोराइड ले लें, या मैं ले लूँ सोडियम नाइट्रेट ले लूँ, दे ऑल आर, ठीक है, वाटर सॉल्युबल। तो ये जितने भी सॉल्ट हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो एक्चुअली में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो होता क्या है कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जो आयंस हैं, अभी समझ लो यहाँ पे मैंने पोटेशियम नाइट्रेट लिखा है, तो पोटेशियम के साथ अभी आ जाएगा क्या, अपन लोगों का Cl आ गया सपोज। चलो मैं एक करके बता देती हूँ आपको, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कर देती हूँ मैं, यहाँ देखो बच्चों BaCl2 एंड Na2SO4, इसको इरेज करती हूँ मैं। एक मैं आपको यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट बताती हूँ, उसके बाद तो मैं आपको पूरा लिख के बताऊँगी ही, डेफिनेशन वगैरह सारी। देखो क्या होता है, ये इनके बीच की बॉन्डिंग टूट गई, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसके बीच की, बेरियम इज अ मेटल, दिस इज नॉन मेटल। क्या होगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से फ्रेंडशिप कर लेगा, मतलब दोनों अपनी जो पुरानी फ्रेंडशिप है वो ब्रेक करके न्यू फ्रेंड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो न्यू फ्रेंड बन रहा है Na के साथ Cl बन जाएगा सॉल्ट, एंड Ba के साथ कौन चला जाएगा बच्चों, सल्फेट, लाइक दिस। बैलेंसिंग तो अभी मैंने बताई नहीं है,
डोंट वरी, मैं लास्ट में वही बताने वाली हूँ। तो ये फॉर्म हो जाएगा अपन लोग का बेरियम सल्फेट एंड NaCl। अब ये जो है बच्चों ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा हमको, मतलब ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने अपने आयंस को एक्सचेंज किया ना, तो यहाँ पर मुझे वाइट कलर का एक PPT मिल गया। सपोज यहाँ देखो बच्चों कि दिस इज टेस्ट ट्यूब, ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये दोनों बिल्कुल भी क्या मैं बोलूँ कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट जो सोल्यूशन होता है, जैसे कि वाटर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है, क्लियर सोल्यूशन, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन। तो एक मैंने यहाँ पे लिया सबसे पहले सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन, थोड़ा सा ये 5 ml लिया और 5 ml मैंने क्या ले लिया है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे ही ये दोनों अपने जो नेगेटिव आयंस है उसके साथ फ्रेंडशिप ब्रेक करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, तो अभी क्या हो गया कि बेरियम सल्फेट जब बना ना, तो ये जब बना तो ये यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में दिखे, जैसे कोलगेट होता है ना बच्चों, कोलगेट बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे। अभी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था, जैसे शुगर सोल्यूशन होता है, सॉल्ट सोल्यूशन होता है। अभी यहाँ पे मुझे ये वाइट PPT मिल गया, दिस वाइट PPT इज BaSO4। बस इससे हमको पता चल गया कि जो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, आयंस जो है चेंज हो गए, इसलिए मुझे यहाँ पे प्रेसिपिटेट। तो अभी कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये रिएक्शन हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो ऐसे होता है बच्चों कि 3 ऑब्जर्वेशन हमको मिलते हैं देखने। या तो कलरेशन, कलर चेंज हो जाएगा, या तो क्या होगा बच्चों की जो भी हमारी सॉल्ट है उससे कुछ जब ये डिस्प्लेस होंगे तो कुछ गैस वगैरह एविल्यूट होगी, या फिर हो सकता है कि प्रेसिपिटेट। जैसे यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा जो भी केसेस हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको PPT मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। इनसॉल्युबल्स आर, दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल, बट जब ये एक्सचेंज करेंगे आयंस को तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, PPT मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको आप लोगों को बता देती हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज करूँ कि जो भी डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं, क्योंकि दोनों ने एक्सचेंज किया तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। पता कैसे चलेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, कोई गैस एवोल्यूट होगी, या कोई कलर चेंज होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, चलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चेंज इन कलर। तो ये है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, मैं बता ही चुकी हूँ, बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू गिव न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तक। द टू रिएक्टेंट्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, ये भी मैं बता चुकी हूँ, दोनों ही वाटर सॉल्युबल होने चाहिए। वाटर सॉल्युबल क्यों होने चाहिए बच्चों? क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने सॉल्ट लिया है Na2SO4, तो जब ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो ये अपने आयंस में फ्री हो जाते हैं। मीन्स इनके बीच की जो फ्रेंडशिप है वो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक कर देता है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में फ्री कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव हमको यहाँ मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने एक Na2SO4 लिया और एक KCl लिया, तो मुझे K+ मिल रहा है, Cl नेगेटिव मिल रहा है और SO4, ऐसे बहुत सारे आयंस हैं। तो एक्चुअली में होता क्या कि ये तो फ्री हो गए, इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो तो ब्रेक हो गई, तो होता क्या कि ये वाला पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव मतलब एक्सचेंज होने लगता है। पोटेशियम के साथ अभी क्या था, Cl था, तो पोटेशियम के साथ कौन चला जाएगा बच्चों, सल्फेट चला गया, और सोडियम के साथ क्या था, सल्फेट था, तो ये क्या किसके साथ चला गया, क्लोरीन। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ही ये वाटर में जब सॉल्युबल का मतलब होता है ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो गए, ये इनके आयंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें ये फ्री हो गए और फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई बॉन्डिंग अब है नहीं, किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स है नहीं, तो ये अब क्या करते हैं, दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके एक न्यू
एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और जिसका पता हमको कैसे चलेगा, है ना। तो इसका पता हमको कैसे चलेगा कि कुछ गैस वगैरह एवोल्यूट होगी, कलर चेंज होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। द टू रिएक्टेंट्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, गैस एवोल्यूट होती है, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन। एक और मैं पॉइंट लिखा दूं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ इसके आप लोगों को, तो आप उसको नोट कर लेना। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। पहले इसको नोट करो, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाना है आप लोग को, ठीक है। नोट करिए जल्दी। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं बच्चों, NaNO3 and AgCl। ओके, तो क्या होने वाला है बच्चों यहाँ पर, AgNO3 and NaCl। ओके, and next is BaCl2। ये they all are aqueous। हाँ, अच्छा, इस रिएक्शन को, क्योंकि AgCl का ना PPT बनता है, इसको हम लोग नहीं करते बच्चों। हाँ, दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं, इसको मैं चेंज करके बताती हूँ। बेरियम क्लोराइड एंड Na2SO4, ये एक ले लेते हैं। ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना बच्चों कि जो भी सॉल्ट हम लेना वो वाटर सॉल्युबल होने चाहिए, वो बिल्कुल भी सॉल्युबल मीन्स क्लियर सोल्यूशन फॉर्म करने चाहिए। तो वो नहीं होना चाहिए कि एक प्रेसिपिटेट लिया है हमने, तो वो एक्चुअली में AgCl का PPT बनता है, तो वो हम नहीं लेंगे। तो BaCl2 में फिर से वही होगा, बेरियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव एंड सल्फेट नेगेटिव ब्रेक होगा। तो ये वाला Na इसके साथ सॉल्ट फॉर्म कर लेगा बच्चों, और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट वाइट PPT हमको मिल जाएगा। ये हमको सॉलिड स्टेट में वाइट PPT मिल जाएगा। चलो मैं कलर भी लिख देती हूँ यहाँ पे, वाइट PPT प्रेसिपिटेट, एंड देन NaCl का हम लोगों को ये हमारा जाएगा सॉल्ट फॉर्म में, ठीक है, NaCl। तो NaCl मिल गया हमको, एंड बेरियम सल्फेट हमको मिल गया बच्चों। इसके बाद एक और रिएक्शन हम लोग देते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट एंड Ag, इसको हम सॉल्ट में NaCl ले लेते हैं, ठीक है। AgNO3 ले लेते हैं, दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन एक्चुअली में कभी कभी हम लोग को याद आ जाता है कि प्रेसिपिटेटेड वाला, तो प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड फॉर्म वाले सॉल्ट नहीं लेने हमको, वाटर सॉल्युबल लेने। तो ये वाटर सॉल्युबल है, और AgCl का इसमें वाइट PPT मिल जाएगा हम लोग को। ये भी एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है बच्चों, वाइट PPT, एंड और मिल जाएगा हमको NaNO3, ये सॉल्ट मिल रहा है। तो ये यहाँ पर दोनों ही सॉल्ट ने अपने अपने नेगेटिव आयंस को एक्सचेंज किया है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो रहा है, दोनों के आयन चेंज हो गए, ये इसका नेगेटिव इसके साथ और इसका नेगेटिव इसके साथ हो गया कि नहीं। सोडियम नाइट्रेट के साथ लिंक एंड सिल्वर क्लोरीन के साथ, और क्या फॉर्म हुआ बच्चों, तो वाइट PPT फॉर्म हुआ। कलर चेंज हो गया, कलरलेस थे, अभी हमको क्या मिल रहा है वहाँ पे वाइट। दे ऑल आर कलर, बोथ आर कलरलेस। यहाँ हमको कैसा मिल गया, वाइट कलर मिल गया, वाइट PPT फॉर्म हो गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नोट करिए, फिर मैं आप लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताती हूँ। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेते हैं कि क्या होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
तो पहले मैं क्या करती हूँ, एक एक चीज़ को आप लोग को दोनों चीज़ को समझा देती हूँ, है ना। इसके बाद फिर आप लोग को इसके नोट्स बता दूंगी। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, नेम से समझ में आ रहा, ऑक्सी मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आ रही है बात समझ बच्चों, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडाइज कर देना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो वो सारी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है बच्चों, दे ऑल आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि जितने भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज एलिमेंट होते हैं, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इजीली किसी से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लें, खींच लें, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को खींचे, जैसे ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने ऑक्टेटो कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो इन सब के वैलेंस शेल में आप देखोगे फ्लोरीन इज 9, तो 2 and 7 है ना, लास्ट में कितना आ रहा है बच्चों, 7। तो 7 है तो कितने की नीड, 2 की, सॉरी 1 की। तो ये भी बहुत इजीली किसी से भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। तो जो भी स्पीशीज बहुत ही इजीली किसी से भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, वो किसी भी चीज़ से अगर जुड़ जाए, किसी भी मेटल या कोई भी अदर स्पीशीज से वो ऐड हो रही है, तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर दे रही है, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, खींच रही है। तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन जैसे जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, उन सब का एडिशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का किसी भी स्पीशीज से रिमूव हो जाना, वो भी ऑक्सीडेशन होता है। और सिर्फ हाइड्रोजन नहीं बोलूँगी मैं, जैसे अभी तो आप लोग को बहुत ही कम में ही पढ़ना है, हायर एजुकेशन जब आप लोग 11th-12th में जाओगे तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें आप लोग को मैं और डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पे आप इतना समझ लो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना, ये दोनों ही चीज़ें किसी भी केमिकल रिएक्शन में हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैं अभी बता रही थी कि सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, अगर वो किसी स्पीशीज से रिमूव हो रहे हैं बच्चों, तो भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे अभी मैंने बताया सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज भी ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मैं बोलूँ एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, तो किसी भी ऑक्सीजन का किसी में ऐड होना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज का किसी में ऐड होना, दे ऑल आर ऑक्सीडेशन। अब इसके लिए एक और चीज़ मैंने क्या बताया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या मैं बोल दूं कि रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज इज कॉल्ड ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अभी आपको यही समझनी है कि ऑक्सीजन ऐड हो गया किसी स्पीशीज में, तो उस रिएक्शन को, उस केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें भी किसी में ऐड हो रही हैं तो भी ऑक्सीडेशन हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज का निकलना लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, दे ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इन सभी का भी रिमूव होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ रिडक्शन, तो रिडक्शन को भी आप यही समझ लो बच्चों, ठीक इसके कॉन्ट्रेरी, ठीक इसके ऑपोजिट चलेंगे हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव species like sodium, magnesium, and the other removal of
ऑक्सीजन। जैसे डे का ऑपोजिट क्या होता है, नाइट होता है, वैसे ही ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट रिडक्शन थी। जो चीज़ें उसमें ऐड हो रही थी वो चीज़ें इसमें रिमूव होगी। जैसे रिमूवल ऑफ, वहाँ पे क्या ऐड हो रहा था, ऑक्सीजन, तो यहाँ हम इसको रिमूव कर देंगे। एंड रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हम नेगेटिव को करेंगे। तो बहुत इजी सी डेफिनेशन, एडिशन ऑफ hydrogen is called reduction, addition of any electropositive species is called reduction, removal of oxygen is called reduction, removal of any electropositive species reduction। ओके तो अभी हम इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले, कुछ एग्जाम्पल भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन समझा चुकी हूँ, उसको ही यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा देती हूँ। नोट्स सबको बनाने हैं, अपने नोट से ही स्टडी करनी है। तो ऑक्सीडेशन, तो एक रिएक्शन हम लोग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ देखो बच्चों H2S का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। तो सल्फर यहाँ पे सॉलिड स्टेट में ऑक्सीडाइज होके आ गया। अब बचा हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। दिस इज, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन जैसा कि मैंने समझाया था, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन लूज हाइड्रोजन, ठीक है। सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या हाइड्रोजन को लूज कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होकर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया मैग्नीशियम एज अ मेटल, ऑक्सीजन लिया मैंने और ऑक्सीजन के साथ जब मैंने इसको बर्न किया तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्म हो गया मेटल का। तो क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, गेन कर रहा है, तो गेन करने के बाद ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर हो रहा है बच्चों। नाउ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ये जब मैं इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगी ना इसकी, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन वाली, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ तो आपको सिर्फ समझना है। तो देखो H2S में जो सल्फर है इससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो H2S का यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फर यहाँ आ गया सॉलिड स्टेट में और ये जो हाइड्रोजन था वो इस Cl के साथ यहाँ पर बॉन्डेड हो गया। मीन्स H2S यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है। जो चीज़ें, जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज हुई हैं वो मैंने यहाँ लिख दी। मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन कर रहा है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, नो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। मीन्स जो भी ऑक्सीडेशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है ना, वो स्पीशीज ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो भी चीज़ें ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में कि जो भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं, गेन। जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करें वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, और वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी न्यूट्रल एटम को क्या करने में, ऑक्सीडाइज करने में। और ऑक्सीडाइज कर दिया तो ऑक्सीडेशन हो गया। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया किसका, मैग्नीशियम का, और इस रिएक्शन में किसका हो गया बच्चों, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। अभी आता है हमारा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन आप लोग को इस वे में समझ में आ गया होगा। अभी मैं और इसमें बताने वाली हूँ डिटेल में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। एक हिंट मैंने यहाँ पर दे दिया कि जो भी ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन करने वाले। चलिए नोट करिए, फिर मैं रिडक्शन बताऊँ। चलिए बच्चों अब जल्दी से हम लोग देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, इसको कार्बन से रिड्यूस कर देते हैं। तो जिंक सॉलिड स्टेट में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में।
इसके बाद लेड ऑक्साइड ले लेते हैं, इसको भी कार्बन से हीट कर रहे हैं, सब बॉन्ड कर रहे हैं, बर्निंग साइन। तो ये हो गया हम लोग का लेड सेपरेट, और ये कार्बन जो है वो इस तरह से। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों ही चीज़ें रिड्यूस्ड हो रही हैं। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए लेट्स सी रिडक्शन। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को गेन करे तो भी रिडक्शन, ऑक्सीजन को लूज करे तो भी रिडक्शन, ठीक उसके कॉन्ट्रेरी चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, अमोनिया है और दिस इज क्लोरीन। तो होगा क्या कि इसका हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और एक्चुअली में क्लोरीन के साथ अभी कुछ है नहीं, हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। मतलब जो हमारा क्लोरीन है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो गया। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप ब्रेक करके N2 गैसियस फॉर्म में उड़ गया, और जो हाइड्रोजन था वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, मतलब ऐड हो गया उसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो इसने क्लोरीन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। किसने किया बच्चों? अमोनिया ने। तो अमोनिया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है किसी अदर स्पीशीज को। तो अमोनिया ने क्लोरीन को रिड्यूस किया, तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड दिस इज, ये रिड्यूस्ड हो गया। दैट्स मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन शो कर रहा है ये केमिकल। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में आप देखो कि जिंक ऑक्साइड सॉलिड था, कार्बन हमारा जो चारकोल कोल कोक होता है सॉलिड स्टेट, इन दोनों को बर्न किया तो कार्बन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को लेके अलग हो जाएगा, सेपरेट कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। जिंक यहाँ पर मीन्स यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा, तो रिडक्शन हुआ किसका? जिंक ऑक्साइड का। किसने किया? कार्बन। तो कार्बन बना यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या बना बच्चों यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट, वो एजेंट जो कि रिडक्शन को करवाते हैं, ठीक है, किसी को रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, अभी मैं बताने वाली हूँ। खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। अभी मैं 1 बाय 1 बताऊंगी। यहाँ पे भी लेड ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन, ये रिड्यूस हो गया। किसने किया? कार्बन ने। कार्बन ने ऑक्सीजन को इससे रिमूव कर दिया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या पढ़ा है हम लोगों ने? रिडक्शन। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन, जो कि किस टाइप की है बच्चों? रिडक्शन। ओके, चलिए नोट करिए इसको, फिर मैं आगे बताती हूँ रेडॉक्स। चलिए बच्चों, तो अब रेडॉक्स रिएक्शन की बारी आती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मैंने सेपरेट आप लोगों को समझा दिया है। रेडॉक्स क्या होता है? एक्चुअली में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होती हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। जहाँ पर भी होंगे तो ये दोनों साइमल्टेनियसली ये रिएक्शंस होती हैं। ये केमिकल रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन भी होगा, और जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा। आ रही है बात समझ में? तो बोथ रिएक्शन साइमल्टेनियसली होंगी। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उन दोनों के कारण ही हम इसको बोलते हैं बच्चों रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन नेम कैसे पड़ा? तो आप नेम से समझ में आ रहा होगा आपको। रिड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। जहाँ रिडक्शन वहीं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ? रेडॉक्स रिएक्शन आपको समझा चुकी हूँ कि जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल्स भी मैं इसकी बता देती हूँ आप लोग को, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा चुकी हूँ। तो रेडॉक्स में यहाँ पे आपको लिखा भी देती हूँ और उसके 1-2 एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन, तो जो मैंने समझाया था वही लिख दिया है, जल्दी से देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन एंड बोथ अकर साइमल्टेनियसली, वन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द अदर, सो दीज रिएक्शन कलेक्टिवली नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है।
कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराई है, उसको बर्न किया है कॉपर ऑक्साइड को, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैस स्टेट में। तो हम लोगों को वाटर मिला है बच्चों, कॉपर यहाँ सॉलिड स्टेट में हो गया। तो हुआ क्या, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो यहाँ से जो कॉपर ऑक्साइड था आप देख रहे हो कि इससे जो है ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया बच्चों, किसका रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, किसमें, कॉपर में। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो ऑक्सीजन ऐड हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हो गया। किसने किया इसको ऑक्सीडाइज, किसने किया इसको ऑक्सीडाइज बच्चों, कॉपर ऑक्साइड ने। तो जो भी किसी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करे वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, और खुद क्या हो गया है बच्चों, रिड्यूस। खुद क्या हो गया है, रिड्यूस। ओके, खुद रिड्यूस हो गया कॉपर में। अब यहाँ देखो कि जो हाइड्रोजन है उसका क्या काम है, तो हाइड्रोजन ने एक्चुअली में कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया, तो ये बन जाएगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो किसी को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही बता दिया है। ओके, तो अब हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो हमारा रह गया बच्चों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं करोजन वगैरह बताऊंगी, अभी मुझे एक वीडियो इसका और बनाना है बैलेंसिंग का, तो उसमें बता दूंगी। रिएक्शंस हमारी ओवर हो गई है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वो रह गया है, उसको नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। गुड डे।